We came here from some other phase. दुनिया जो है it was basically a result of some supernova. पहली civilization इस दुनिया में आई Sumerian civilization. 2060 is something that is basically a time when we won't be able to survive in this world. अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहूँगी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई डिस्कशन, नई डिबेट, जिसमें हम उस टॉपिक को जो इस वक्त दुनिया का बर्निंग टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, जिसके लिए हमारे साथ मुख्तलिफ तरह के एक्सपर्ट मौजूद होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज हमारी इस दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रहा है, और इज़ इट रियल, द क्लाइमेट चेंज ही उसका एक फिनोमेना है या उसके कोई और भी फिनोमेनास हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तैयब शाह। ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, अर्ली प्रोजेक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज़ क्लाइमेट चेंज वर्क। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सो खुश आमदीद कहूँगी आपको। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें ताकि हमारे समझने वालों को ये समझने में आसानी हो कि वाई वी आर टॉकिंग क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली मेरा नाम तैयब है, एज यू सेड, और आई एम एसोसिएटेड विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और प्राइमरली जिस विंग में मैं हूँ दैट इज़ अ टेक्निकल विंग, और जिसका बेसिक फोकस है अर्ली वार्निंग्स को प्रोड्यूस करना। एंड ऑब्वियसली अर्ली वार्निंग को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल डायनामिक्स ऑफ द अर्थ सिस्टम। जो क्लाइमेट सिस्टम जो हमारे अर्थ के अराउंड है उसको हम काफ़ी डिफरेंट लेंसेज से अंडरस्टैंड करते हैं। एंड वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्लाइमेट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, देन फिर उसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ चेंजिंग दैट क्लाइमेट, एंड उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक्सट्रीम इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और वो एक्सट्रीम इवेंट्स जो दुनिया में होते हैं वो हमारे लिए कोई डिज़ास्टर होता है या कोई एक ऐसा या किसी डिज़ास्टर की अर्ली वार्निंग होती है, या एक ऐसी इवेंट होता है दैट वुड कॉज सम कैटास्ट्रॉफी in any form, maybe a catastrophe with regards to the impact on population, agriculture, infrastructure and among such. So the basic thing जो हमें चाहिए होता है, it is to understand what is climate. तो आपका क्वेश्चन भी है what is so मेरा सवाल भी यही है, what is climate change? Climate we know, ठीक है, the climate change क्या है? ठीक है, in a nutshell, climate is what you are expecting, and a climate change is what you are not actually expecting. So यानी ये मतलब कि अगर आप कहें कि climate change क्या है, तो देखें the environment जिसमें हम रह रहे हैं इस दुनिया में, it is not just momentarily एकदम बना है, ठीक है, it has a series of different phases जिससे दुनिया गुजरी है, और उस दुनिया के गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसको हम हैबिटेबल कहते हैं, कि जहाँ पे जिंदगी का होना वो पॉसिबल हुआ। सही। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ क्लाइमेट जो हमारे लिए अल्लाह ने बनाया। ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट इज़ एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द एज जहाँ पे इंसानों ने इस दुनिया में कदम रखा। एंड दैट एज इज़ एक्चुअली द क्वार्टरनरी एज जिसको हम कहते हैं, या चौथी एज इस दुनिया में, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया में भेज दिया। और वो क्लाइमेट जो है उसको हम अगर साइंटिफिक टर्म में बात करूँ तो उसको हम कहते हैं इट इज़ बेसिकली अ हेलोसीन एपॉच। हेलोसीन एपॉच इज़ बेसिकली जब दुनिया ने थोड़ा सा वार्मिंग नेचर देखा, मतलब दुनिया में थोड़ा सा एक क्लाइमेट ऐसा हो गया जो अराउंड 15 to 14.75 डिग्री सेंटीग्रेड का बन गया, यानी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जब दुनिया का ऐसा बन गया जहाँ पे पौधों का उगना आसान हो गया, जहाँ पे दरियाओं का बहना शुरू हो गए, जहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम बना जहाँ पे इंसान जो है वो रह सकता था। तो अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को इस फेज़ में बना दिया और ऐसा क्लाइमेट सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया कि जिसके बाद इंसानों ने इस दुनिया में आना शुरू कर दिया। और वो क्लाइमेट जो है वो ओवर सीरीज़ ऑफ टाइम बना है। अराउंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट। अगर मैं
क्लाइमेट के ऊपर बात करूं, लेकिन क्लाइमेट इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ दोज कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जो इर्द गिर्द जो फ़िज़ा है उसमें ये वो सेट ऑफ कंडीशंस हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स कहते हैं, जो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक तरह बिहेव कर रही हो। यानी मैं कहूँ कि हमने अब ये क्लाइमेट देख लिया है कि पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक हमारा जून एंड जुलाई अगस्त एंड सितंबर के वस्त 15 सितंबर तक आप लोग कहते हैं, कोई लोग सावन कहते हैं, कोई इसको मानसून कहता है, कोई इसको समर मानसून कहता है। असल में तो सावन भादोई से हिंदी वी कॉल इट कि मानसून सीजन है। दैट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। ये क्लाइमेट है पाकिस्तान का कि गर्मियों में जुलाई एंड अगस्त एक मानसून का बिहेव करेगा। वी नो दिस इज क्लाइमेट कि ड्यूरिंग मार्च अप्रैल हमारे पास बहार आएगी। देन वी नो दैट इन दी विंटर्स जो दिसंबर जनवरी हमारे पास एक एक्सपेक्ट करते हैं ना, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कि ये वो सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टैब्लिश हो चुके हैं। साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग कहते हैं सदियों से हम यही पैटर्न देख रहे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज ये है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। What we are not expecting, दिसंबर में सर्दी आनी वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए और वो ऐसा मैनिफेस्ट हो कि वो परमानेंटली वो चेंज उसके अंदर इम्बेड हो जाए। यानी आपने अपने क्लाइमेट सिस्टम, ओवरऑल दैट इकोसिस्टम जिसका मैं आदी था, जिस इकोसिस्टम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजकर उसमें एडजस्ट किया हुआ था, एंड वी डिड समथिंग कि हमने उस इकोसिस्टम की तारों को हिला दिया और ऐसा शेक किया कि क्लाइमेट चेंज हो गया। और क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, सो इट इज बेसिकली अ मैन मेड impression on the actual ecosystem designed by the natural fabrics. Okay, आपने स्टार्ट किया था कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे भेजा तो उससे पहले एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। हम उस एटमॉस्फेयर को क्लाइमेट का नाम देते हैं और है भी एक्चुअली ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ताला ने एक इंसान भेजा था, बल्कि 2 इंसान भेजे थे। उन 2 इंसानों से 8.1 बिलियन, सो हम उसकी रीज़न नहीं है चेंज करने में क्लाइमेट को। ऑब्वियसली आप देखें ना, पहाड़, दरिया, समंदर, ये तो नेचर का हिस्सा थे। हम इनको तब्दील कर रहे हैं, हम इसमें अपनी इंटरवेंशंस ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जी जी, इसमें एक बड़ी डिबेट है और देयर इज़ ऑलवेज अ डायलॉग बिटवीन द क्लाइमेट चेंज जिसको वो रियलिटी समझते हैं, दोज दैट आर द क्लाइमेट डिनायर। सो देयर इज़ अ थियरी व्हिच सेज कि क्लाइमेट इज़ साइक्लिकल। क्लाइमेट भी एक साइक्लिकलिटी रखता है, ये चेंज होता है। एंड दे हैव दिस डिबेट विच इज़ अ वेरी मेरे ख्याल से पर्टिनेंट और बड़ी प्रॉपर उनकी इसके पीछे रैशनल्स हैं कि देखिए वी हैव सीन द वर्ल्ड एज पर द पैलियो क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड, यानी पुरानी क्लाइमेट्स की अगर डेटा उठाएं, सो वी हैव दोज एरा इन द वर्ल्ड जब एक ग्लोबल जो थी विच वी कॉल अ स्नो बॉल अर्थ, यानी पूरी दुनिया जो थी वो एक आइस एज में थी। देन देयर वाज एन अर्थ एरा था जब अर्थ वाज अ ब्लू बॉल अर्थ। सो देयर इज अ थ्योरी बिटवीन अ शिफ्टिंग बिटवीन एन आइस बॉल टू अ ब्लू बॉल थ्योरी, एंड दे से कि जब दुनिया बनी इनिशियली हमें पता है कि दुनिया जो है इट वाज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ सम सुपरनोवा। कोई स्टार का प्रोडक्ट है, कोई टूटा स्टार, और जो सुपरनोवा हुआ उसके बाद बेसिकली जो पूरी एक कॉस्मिक साइंसेस में एक बर्थ एंड रीबर्थ एंड द डेथ ऑफ स्टार का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम भी किसी सूरज के टूटने की वजह से दुनिया का एक वजूद आया, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी, उसकी एक्रीशन हुई, उसकी एक्रीशन के बाद दुनिया में जो है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल वो मास कलेक्ट हुआ, मास इकट्ठा हुआ और उस मास ने एक पत्थर की शक्ल का मास बना और वो कंटिन्यूसली उस पत्थर एक हॉट फायरबॉल बन गई। फायरबॉल बन वो पहली दुनिया तो फायरबॉल थी, यानी एक दुनिया का एक ऐसा हम ऑलरेडी सन थे, विच इज बेसिकली नोन एज हेलोसीन। अगर हम उसकी जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में जाए तो दुनिया का ऊपर तो आज से तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर पहले दुनिया एक आग का गोला थी। ये आग का गोला वक्त के साथ साथ
हेलोसीन से इट शिफ्टेड इनटू अनदर एरा जिसको हम प्रोटोजोइक एरा कहते हैं। यानी एक ऐसा, बल्कि प्रोटोजोइक से भी पहले एक एरा था जिसको हम मैं अगेन टेक्निकल हो रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं बेसिकली प्रोटोजोइक एज से भी पहले एक थी आर्कियोलॉजिकल, जिसको हम एज कहते हैं। ज़मीन ने एक अपने आर्किटेक्चर डेवलप किया, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली एन एज जबकि ज़मीन की एक प्रोटोटाइप बन गई। मतलब प्रोटोटाइप मींस कि इस ज़मीन के अंदर कॉन्टिनेंट्स के बनने का आगाज़ हुआ, एक अर्थ की क्रस्ट बनने की, यानी ज़मीन की एक सतह बन गई, उसके अंदर जो मोल्टन लावा हो गया, ऊपर का अर्थ जिसका छिलका थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो गया। उसके बाद इस ज़मीन के अंदर बाहर से पानी ने दाखिल होना शुरू हुआ, यानी पानी भी बाहर से आया। एंड मैनी थिंग्स हैपेंड, मैनी नो इट वाज बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं इंशाल्लाह लेकिन जब हम आग का गोला थे तो हम इट वाज बेसिकली अ टाइम व्हेन द वाटर केम इनटू द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ सम प्रोसेसेस, जियोकेमिकल प्रोसेसेस, और हम जियोकेमिकल से बायोकेमिकल प्रोसेसेस में गुजरे। तो इट वाज एन एरा जब जियोफिजिकल या जियोकेमिकल प्रोसेसेस ने बायोकेमिकल प्रोसेसेस की तरफ रुख किया और इस दुनिया के अंदर हैबिटेट्स ने जन्म लेना शुरू किया। और वो सिंपल एक छोटे से प्रोटोजोइक एरा में एक छोटा सा यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बना, जिस ऑर्गेनिज्म जो कि पेरेंट में अगर कहूँ कि फर्स्ट प्रोटोटाइप सेल इस दुनिया में बना, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस ने फिर जो आपके जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं या फिजिकल केमिकल रिएक्शंस उन या जियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस, उन्होंने बायोकेमिकल रिएक्शंस को में अपने आप को शिफ्ट किया, अमोनिया बना एंड व्हाटएवर, आई डोंट वांट जो कुछ भी बना। लेकिन दुनिया एक वक्त में आग का गोला थी। देन इस दुनिया के एक ठीक है आर्किटेक्चर बना, प्रोटोजोइक एरा बना, फिर इसमें एक और एरा बना जो कि फेनोजोइक होता है। यानी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ आई जिसने दुनिया को महसूस करना शुरू किया, वो हम थे फेनोजोइक। उसके अंदर फिर लॉट ऑफ अदर एजेस। क्या वो हम थे? हमारे से पहले भी इस दुनिया में कुछ था और हमारे बाद भी शायद हम शायद इस दुनिया में होगा। इस दुनिया को हम ये ना समझे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया में कोई और मखलूकात नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो इस दुनिया में भेजा गया था। We are aliens to this world, by the way। मैं आपको ये बता दूं, to this earth we are aliens, we came here from some other face। अच्छा, वो खलाई मखलूक हम ही हैं, हम कहीं से आए हुए हैं। और जब हम इस दुनिया में आए, पहले तो हमने इस दुनिया को दुनिया के अंदाज से में हमने अपने आप को इस दुनिया में रखा, और ये बड़ी डिबेट है इस पे। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, जो क्लाइमेट डिनायर्स हैं वो कहते हैं दुनिया तो एक आग का गोला थी, फिर दुनिया ने फेस चेंज किया, ये बर्फ का गोला बन गई, फिर ये इट वेंट इनटू एन इंटरग्लेशिएटेड एज में गई। ये दोबारा अभी हम जिस एज में हैं, पीपल से दैट इट इज एन इंटरग्लेशिएटेड एज, यानी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन देन अगर हम हिस्ट्री उठाएं, मतलब पैलियोक्लाइमेटिकल हिस्ट्री, तो हमारे पास एक बड़े मज़े के स्टेटिस्टिक्स आते हैं, दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स। हम उसको कहते हैं हॉकी स्टिक स्पाइक कर्व, ठीक है। एक हॉकी स्टिक की तरह हमने दुनिया के अंदर एक स्पाइक, एक जंप मारी है किसी चीज़ों में। और क्या हुआ, अगर आप दुनिया का पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डेटा देखें कि क्लाइमेट तो चेंज हुआ, इस दुनिया में क्लाइमेट ने अपना पैटर्न चेंज किया, और हर पैटर्न ने बड़ा स्लोली अपना साइक्लिकलिटी दिया, ठीक है। मतलब कि जो साइक्लिकलिटी आती है उसके अंदर एक स्लो प्रोसेस होता है। वी आर नॉट सडनली, क्योंकि कोई चीज़ सडन हो जाए ना, इट इज़ नॉट नेचुरल। एनी सडन शिफ्ट इन द नेचर इज़ नॉट नेचुरल। ये इमाम गज़ाली ने बड़ी मज़े की बात की हुई है कि जो चीज़ जिसके पर्सनैलिटी में एक सडन शिफ्ट आ जाए ना, तो वो रियाकारी है। यानी मैं आज ये लोगों के बारे में मैं आज शख्स हूँ कि मैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है पर्सनैलिटी के लिए चेंज लाने के लिए इवॉल्व एक प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जिससे आप जब तक गुजरेंगे नहीं, उस रब्त से आप गुजरेंगे नहीं, तो आपके ऊपर पॉलिश नहीं होगा। मैं ये रूमी की एक बात कर रहा हूँ, जब तक आप उस फ्रिक्शन से नहीं गुजरेंगे, उस सख्त दौर से नहीं गुजरेंगे, सडन जंप
is not natural, and that is what we have done with this world as well. अगर हम पैलियोक्लाइमेटिकल रिकॉर्ड देखें तो दुनिया ने अपना शिफ्ट किया क्लाइमेट, लेकिन स्लोली. लेकिन व्हाट वी डिड, अगर आप प्री इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जब यहाँ पे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन वी डिस्कवर्ड के पेट्रोल जो है इट इज समथिंग अ गोल्ड, जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज सर्कलिंग अराउंड the discovery of the petroleum or a black asphalt, जब ये डिस्कवर हो गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पेट्रोलियम को. हमें पता नहीं था कि what we are using would one day become a doomsday for us, would one day will make us progress towards our own death. And that is actually when we started doing this exploration of petroleum. हमने अपनी आखिरत के लिए वो चीज़ें जमा करी कि यही हमारा जो है ना डेंजर जोन है, जिसके आगे हम चले जाएंगे तो शायद हमारे लिए ज़िंदगी यहाँ पे हैबिटेबल ना बने. ठीक है. अब हुआ ये कि 1870 में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो अगर आप देखें 1870 से हम ऑलमोस्ट 150 से 200 साल का अगर हम डेटा उठाते हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऐसी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है जो कि देखने में तो हम कहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में इट इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन. 71% इज नाइट्रोजन and then 78% is nitrogen, and 21% is actually an oxygen, and then we have some fraction of 0.2% of or 0.25 or 2.8 0.28 is a fraction of कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन सम स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द ट्रेस गैसेस. एक छोटी सी चीज़ जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसने आपके क्लाइमेट को संभाला हुआ है, इसने आपके क्लाइमेट को ऐसा रखा हुआ है जिस क्लाइमेट की वजह से मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ. यानी हम इनको कहते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें से सबसे बड़ी गैस जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद एक और गैस है जिसको मीथेन कहते हैं, नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं. एंड देन देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट गैसेस एज वेल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर ट्रेस गैसेस. बट मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब डिस्कवर हुआ पेट्रोल तो हमें ये नहीं पता था जब इस पेट्रोल को जलाएंगे तो इसके जलने की कंबस्टन से एक बाय प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो पासवर्ड है जिसने आपकी दुनिया के टेम्परेचर को कंट्रोल किया हुआ है. हमने उस पासवर्ड को छेड़ा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की और अभी तक करते रह रहे हैं. हम इंडस्ट्रियलाइज होते जा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली यूजिंग इट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट आल्सो मीथेन एंड नंबर ऑफ अदर गैसेस, पर्टिकुलरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर. और हमने क्या किया, वो फ्रैक्शन को जो कि एक नेचुरल रिदम था इस एनवायरनमेंट का, इस एटमॉस्फेयर का, कि दैट फ्रैक्शन वुड एक्चुअली मैन्यूवर योर क्लाइमेट. हमने उसकी क्लाइमेट की कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को खाली पिछले 200 सालों के अंदर डबल कर दिया है, ट्वाइस फोल्ड. 240 से 270 पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड आज से 13-14 हज़ार सालों में जो दुनिया में जमा हुई, हमने महज 200 सालों में उसका डबल कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को इस दुनिया के अंदर. कैसे? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए. हमने हर नेचर बेस्ड सोल्यूशन को छोड़ते हुए हमने इंडस्ट्रियलाइज्ड एक फुटप्रिंट इस दुनिया का जो बनाया 200 सालों में. हमने दुनिया को एक चैलेंज किया कि आपने जो इकोसिस्टम हमारे लिए बनाया था हम उसके अंदर ऐड करेंगे वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस. लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस ही एक्चुअली आपकी एनवायरनमेंट के अंदर सूरज की तपिश को जमा करती है. ओके, अगर इसको थोड़ा सा उन लोगों की बात की जाए जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि इट्स अ रूटीन मैटर, क्लाइमेट चेंज होता है, चेंज होने के बाद फिक्स हो जाता है, दिस सर्कल वी वर टॉकिंग अबाउट. और इससे भी एक स्टूपिड क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा नहीं है कि हम इंसान इतने ज़्यादा हो गए, हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में और जब एक्सहेल करते हैं तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करते हैं. आई एग्री, लेकिन ये एक नेचुरल, बेसिकली देयर इज एन इकोसिस्टम जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, एंड सिम्बियोसिस इज बेसिकली अ डिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ओवर द अदर, और डिपेंडेंस ऑफ वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑन द अदर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. पहली बात जो मैंने आपको ये बताई कि क्लाइमेट डिनायर के लिए सामने रख दें दो कर्व, एक हॉकी जो स्टिक स्पाइक है
यानी हमने क्लाइमेट की तारों को इस तरह छेड़ा कि हमने पिछले 200 सालों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हज़ारों सालों से मौजूद थी उसको डबल किया। उसी कार्बन डाइऑक्साइड ने आपके टेम्परेचर को भी, जो 1500 या हज़ारों सालों से जो ग्लोबल टेम्परेचर था उसके अंदर हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का परमानेंटली फर्दर ऐड कर लिया। और वो उसका मतलब है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमने अपनी ग्लोब को गर्म किया। और इस ग्लोब को गर्म करने को व्हाट वी कॉल ग्लोबल वार्मिंग हैज़ कॉज्ड अ नंबर ऑफ रिपरकशंस, अ नंबर ऑफ कैस्केडेड इफेक्ट्स और डोमिनो इफेक्ट्स। आपका जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इंसानों की पॉपुलेशन एज वी आर सीइंग टुडे ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है। एंड हमने जितना पॉपुलेशन का पिरामिड को शार्प होते हुए देख रहे हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। बट ऑन द अदर साइड देयर इज़ एन इकोसिस्टम। हम खुद अपनी दुनिया के लिए थ्रेट नहीं है। मैं इस दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए आया हूँ, बिल्कुल, अनलेस एंड अनटिल मैं उस दुनिया के लॉ ऑफ नेचर्स को फॉलो करूं। लॉ ऑफ नेचर्स को हम प्लैनेटरी डायनामिक्स कहते हैं साइंस के अंदर। यानी प्लैनेटरी डायनामिक्स ने कुछ प्लैनेटरी बाउंड्रीज दी हुई हैं। अपनी हदूद के अंदर अगर हम रहें तो शायद हम इस दुनिया के लिए एक कंट्रीब्यूशन है। इकोसिस्टम की जैसे मैंने बात की, ये इंसान और ग्रीनरी, दरख्त बहुत जुड़े हुए हैं, या ये इंसान और एग्रीकल्चर बहुत आप साथ जुड़े हुए हैं। आप देख लें, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप इंसानों का वजूद भी देखें, या अगर आप अपने किसी भी दीनी औराक को उठा कर देखें, चाहे वो आपके पास कुरान करीम हो, या बाइबल मुकद्दस हो, या तौरात हो, या इंजीर हो, या आपके पास ज़बूर हो, या जस्ट इमेजिन जो हमारे पास अदर जो डिवाइन इंस्पिरेशंस हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वट एवर ज़ोरोस्टेरियनिज़्म, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम विद द अदर जो रिलेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपके सामने रखता हूँ हमारे फॉर इंस्टेंस हमारी जन्नत का तस्वर हमेशा ग्रीनरी के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, आपने ये नोट किया होगा, सरसब्ज बागात होंगे, हाँ, नहरें बह रही होंगे, या उधर महलात भी होंगे, तो उन महलात के अंदर भी वही बेसिकली माइंस एंड मिनरल्स की जो आपके पास जेम स्टोन्स हैं उन्हीं के नाम लिए गए हैं। ज़मरद होगा, ठीक है, नंबर ऑफ अदर जो इम्पोर्टेंट जेम्स हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग that is relating us with other part of the ecosystem। और ये समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं आपको अगेन इस चीज़ को स्ट्रेस करता हूँ कि अगर आप देख लें इंसानों की सेटलमेंट्स या जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ एन एज, जब इंसानों ने इंसानों की तरह रहना शुरू किया, यानी इंसानों ने इंसानों की तरह रहने का मतलब है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, तब ऐसा हुआ कि लोगों ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का ये मतलब है कि अगर जो इफ यू गो टुवर्ड्स द हिस्ट्री, तो वी वर जो अर्ली ह्यूमंस थे दे वर एक्चुअली हंटर गैदरर्स। यानी हंटर गैदरर्स का ये मतलब है ये घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये सेटल्ड लाइफ नहीं गुजारते थे। बिल्कुल ठीक है, हंट करते थे, उधर ही बैठ जाते थे, खाना बदोश जिसको हम कहते हैं नोमैडिक घरों का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, और वही वक्त है कि जब उस वक्त में इंसानों ने इंसान बनना शुरू किया, और वो ये है कि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में इंसानों ने एक कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया, और वो कम्युनिटी कबीले बनाना शुरू कर दिए, दरियाओं के करीब थे, वो हमेशा किसी एग्रीकल्चर पास्चर लैंड के करीब था, वो एक्चुअली उन जगहों पे था जहाँ से चाहे कोई दरिया गुजर रहा हो, और वो भी दरिया जिससे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो, और या उससे कोई फॉरेस्टेशन पॉसिबल हो, या कोई ग्रीनरी पॉसिबल हो, या कोई डिपेंडेंसी। इट इज बिकॉज अ डिपेंडेंसी ऑफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑन द अदर। पहली सिविलाइजेशन इस दुनिया में आई समेरियन सिविलाइजेशन। समेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने सेडेंट्री लाइफस्टाइल स्टार्ट की। इनका टाइम फ्रेम क्या था? ये बेसिकली अराउंड 13,000 BC और इवन 13,000 BC से भी बियॉन्ड। और ये बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूं तो ये इराका आता है शतुल अरब का, जो इराक
का, जिसको अभी हम इराक कहते हैं, और शतुल अरब इसलिए कहते हैं कि बेसिकली 2 दरियाओं के दरमियान में वाली थी। 2 दरिया, ये इराक है शतुल अरब, जो 2 दरियाओं के दरमियान थे, दरियाए फुरात और दरियाए दजला, यानी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के दरमियान एक फर्टाइल लैंड थी जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल थी। जिस एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटी में उनको ये पता चल गया कि इधर ही अगर हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेंगे, हम यहाँ पे प्लस वी वुड डू समथिंग दैट वुड मेक अस मोर क्लोज्ड, कि हम रेदर देन ज़्यादा स्ट्रगल करें हंटिंग एंड गैदरिंग पे, हम अब ज़्यादा फिक्र करते हैं अपनी सोच के ऊपर। तो उन्होंने बेसिकली फ़र्स्ट टाइम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल या सेटलमेंट्स क्रिएट की। ये इलाका इराक है जो मेडिटेरेनियन सी और 2 रिवर्स के दरमियान में बनता है इराक। और आप देखें सारे पैगंबरों का भी जो अगर यही है, इसको हम कहते हैं फर्टाइल क्रीसेंट। आपके कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पैगंबरों का जिक्र है, ये सारे कहीं ना कहीं दरिया के करीब हैं। दरियाए नाइल, जो रिवर नाइल है, दरियाए नील, उनका जिक्र आपको पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो या कोई और जो मेजर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेजर, ये देखें रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर, तो ये वो इलाका है जो स्टार्ट होता है इराक से और इसकी स्टोरी कंप्लीट होती है इजिप्ट तक। तो ये सारी वो रीजन्स हैं जहाँ पे या तो पानी मौजूद है और उसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी है, या वहाँ पे कोई ज़रई ज़मीन है, कोई फॉरेस्टेशन है, कोई ग्रीनरी है, और यही चीज़ आपके लिए ब्लेस्ड एक सुकून है, और यही ग्रीनरी है, और यही ग्रीनरी है जिसके साथ मैं डिपेंडेंट हूँ। लेकिन अगर मैं इस ग्रीनरी को छोड़ के कंक्रीट के जंगल में आ जाऊं और मैं अपनी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को छोड़कर, मैं आपको एक दुख की बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं वो लाइफस्टाइल, देखें आपके सामने सिद्धार्थ बुद्धा की, गौतम बुद्धा की एग्जांपल देता हूं। उन्होंने निर्वाणा कहाँ पाया? निर्वाणा का मतलब है जब जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखें बंद करके वो बड़ी डिवाइन फोर्स के साथ वो कम्युनिकेशन शुरू किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनको कहा जाता है दुनिया के सबसे अक्लमंद तरीन इंसान हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको पता होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सोचा कि मुझसे शायद ज़्यादा इस दुनिया में अल्लाह के करीब भी और सबसे ज़्यादा इस दुनिया को जानने वाला कोई नहीं होगा, तो अल्लाह ने कहा नहीं मूसा, इस दुनिया में एक और शख्स सबसे ज़्यादा है जो खिज़र है। और खिज़र के मायने भी जहाँ बैठते सब्ज़ा, और उनको पाया भी कहाँ? समुंदर से गुजर के एक ऐसे आइलैंड में पाया जहाँ पे भी सब्ज़ा था। वंडरफुल। मैं आपको किसी भी पैगंबर की एग्जाम्पल दे दूँ तो आपको वहाँ पे कनेक्टिविटी विद सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहाँ, और मेरे ख्याल से इस कायनात के सबसे प्यारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कनेक्टिविटी उनकी देखें। गारे हिरा में, और गारे हिरा में जाना क्यों, और गारे हिरा के जाने का मकसद क्या? मैं 2 चीज़ें आपको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। नबी जब आए इस दुनिया में, वो नबी ही थे। 40 साल का वेट क्यों किया? पहली बात मैच्योरिटी, स्लो एवोल्यूशन प्रोसेस, ग्रोथ। सडन चीज़ कोई भी इस कायनात में नेचुरल नहीं होती। जो चीज़ हम नेचर के साथ कर रहे हैं, सडनली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डाल के इस दुनिया के टेम्परेचर को सडनली, साइक्लिकलिटी नहीं है, दिस इज अ चेंज, दिस इज अ क्राइम टू दिस क्लाइमेट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल का सब्र करके पैगंबर जो कायनात के लिए और दुनिया के लिए एज अ पैगंबर 40 साल के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया। एंड फॉर अस, हमारा ईमान है वो तो बौसत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो बहुत पहले है। वो तो यहाँ पे उनका वजूद इंसानी शक्ल में उनका वजूद दुनिया में आया, जो कि आज से 1450 साल पहले। वो हज़रत जिब्रील के मुकालमा भी है ना, वो इसमें तो इंशाल्लाह कभी फसूल अहकाम में जो हज़रत जो उनकी हज़रत जिब्रील और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इब्ने अरबी की एक बुक है, सुभान अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसमें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरी शान है, वो इंशाल्लाह कभी मैं बयान करूँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक पहली बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साल का सब्र है, ये वही सब्र है कि वो नेचुरल एक इस दुनिया के साथ एक प्रोसेस का पार्ट बनने का दिखा रहे थे। वो कि मैंने 40 साल एक इंसानी तौर पर, इंसानी
ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैं बात कहीं से कहीं ले गया हूँ। लेकिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर, लेकिन वट एवर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र करना टूवर्ड्स वट मदीना से देन टूवर्ड्स दी जो आपका शाम का इलाका है, ठीक है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम जाते थे, शाम से वो बड़े हुए थे यही करते शाम को फिर वापस आते थे। उनको सब्ज़ा पसंद था, उनको सब्ज़ा बहुत पसंद था, बागात थे और बागात को वो बहुत प्यार करते थे। मैं जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि इंसान और ग्रीनरी या इंसान 5 चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट उन 5 चीज़ों को समाये हुए है। मैं ऐसी 5 चीज़ों का नाम लूँगा जिसके बगैर ये दुनिया नामुमकिन है। और याद रखें, जब ये दुनिया में पहले अफलातून टाइम पे जिसको हम कहते हैं ना आर्काइक फिलॉसफी, तो उन्होंने कहा था 5 फोर्सेस ऑफ नेचर, और ये 5 फोर्सेस ऑफ नेचर ये दुनिया है। आपने कैप्टन प्लैनेट देखा है जी? क्या होता था उसमें, भूल गया। आप याद करें, आप कहते थे when the 5 forces of the nature combine together, then there would come a captain planet. He is the hero. just क्योंकि हम तो 1990s के लोग हैं, तो हमारे बचपन में कैप्टन प्लैनेट होता था। तो वो 5 फोर्सेस क्या थी? वाटर, एयर, समथिंग। जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये ऐसे ही नहीं था, ये फिलॉसफी। आपको मैं 5 फोर्सेस बताता हूँ जिसके साथ अगर आप कनेक्टेड है तो आपका वजूद है, अगर आप इनके साथ डिसकनेक्ट होंगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये 5 सिंक्रोनाइज्ड एक रिदम है। मैं नाम लेता हूँ उनका, मैं आपको नाम लेता हूँ, मैं आपके सामने नाम रखूंगा। नंबर 1 वाटर, जिसको हम हाइड्रोलॉजी में आपके सामने मेड ऑफ वाटर, हम इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं अपनी क्लाइमेट साइंसेस में। 5 सिस्टम्स हैं, 5 फोर्सेस ऑफ नेचर हैं जिसने इस पूरे इकोसिस्टम या क्लाइमेट सिस्टम को समाये हुए है। नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, देन एटमॉस्फेयर यानी हवा, विंड जिसको कहते हैं ना, वो विंड, ठीक है। तो सेकंड इज एटमॉस्फेयर, आपकी फिजा, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हाइड्रोस्फीयर इज कनेक्टेड विद एन एटमॉस्फेयर। देन द थर्ड जो आपने बात की थी मिट्टी, वी कॉल इट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी ये जो जमीन है आपके इर्द गिर्द, और इस जमीन के आप देखें, ये हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, लिथोस्फीयर यानी जमीन, और थर्ड जो मैं आपकी बात कर रहा था एटमॉस्फेयर यानी फजा। चौथी फोर्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब है ठंड, यानी टेम्परेचर से ज्यादा मैं इसको बोलूंगा स्नो कवर, यानी वो जगह जहाँ पे अर्थ के फ्रीजर्स हों। अर्थ के भी फ्रीजर्स होते हैं। मैं तो इन सारी चीजों को इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। आपको पता है, मैं इसको आपको फिलॉसफी में भी कनेक्ट करूंगा, और इस पे मुझे बड़े मजे का एक सिद्धार्थ बुद्धा की कोटेशन है कि ट्रू फोकस लाइज समवेयर बिटवीन सेरेनिटी एंड सेज। जब निर्वाणा पाओगे ना, जब तुम उस हकीकत के साथ, वो जो भी हकीकत है, डिवाइन हकीकत है, वो डिवाइन आर्किटेक्ट है, उसके साथ जब आप कनेक्ट होगे, हम उसको अल्लाह कहते हैं, कोई इनको शिवा कहते हैं, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको यावी कहता है, लेकिन है कोई वो, कोई तो है जिसको कोई ना कोई किसी अंदाज में कोई तो है वो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हमारा वो अल्लाह है, यहूदियों का वो यावी है, या हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबका, और सब किसी ना किसी अंदाज में। तो सिद्धार्थ बुद्धा कहते हैं ट्रू फोकस या लाइज समवेयर बिटवीन सेरेनिटी एंड रेज, सकून और गुस्से के दरमियान में कहीं खुदा मौजूद है। यानी अपने अगर करीब जाओगे ना, करीब अपने आप को मेडिटेशन में जाओ या मुराकबे में जाओ या उस रब ताला तक जाओ, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर तुमने गुस्से और सकून के दरमियान में कहीं अपने आप को रखोगे। यानी मैं बिल्कुल सकून में भी नहीं जाऊंगा और मैं बिल्कुल गुस्से में, और मैं बिल्कुल सकून में जाऊंगा, दरमियाना एक कोई किसी मेरी वो फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज वाई वी हैव अ क्रायोस्फीयर एज वेल। हमें कहीं ना कहीं ठंड भी होगी, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज कि इस दुनिया के अंदर हमारे पास ब्लू बॉल हो। We must need somewhere a white ball, white part of the, हमें कहीं पे ग्लेशियर जरूर चाहिए। हमें कहीं इस दुनिया में पोल्स, नॉर्थ पोल के करीब या साउथ पोल के करीब वो फ्रीजर्स चाहिए
कि जब गुस्सा इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में आना शुरू हुआ, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की तरफ आए, तो दुनिया के वो ग्लेशियर्स हमें ठंडा करने की ताकि हमारा इकोसिस्टम बने। यानी हमारा हाइड्रोस्फीयर पानी, हमारा लिथोस्फीयर जमीन, हमारा एटमॉस्फेयर फिजा, हमारा क्रायोस्फीयर वो चीज जो हमें ठंडा रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज एक्चुअली बायोस्फीयर, फ्लोरा एंड फौना। हम इस दुनिया बायोस्फीयर में हर वो जानदार शामिल है, जिसमें दरख्त भी हैं, हम भी हैं, मेरीन इकोसिस्टम है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो वो चार भी हैं, और अगर वो चार भी हैं तो हम भी हैं। ये 5 ऐसी कोरियोग्राफी है जो रब ताला ने इस दुनिया के अंदर रखी हुई है, जिसने कलेक्टिवली इस क्लाइमेट सिस्टम को बनाया हुआ है। लेकिन जो 5वां सिस्टम है, जो इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी वो बायोस्फीयर जो कि बेसिकली जिसमें हम भी हैं, हम तो नहीं है ना, नहीं, हमारे साथ तो नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म्स, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने क्या किया, मैंने कहा ना, इकोसिस्टम में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, ठीक है, दुनिया एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमा दिया कि ये जो सूरज है, शम्स वल कमर, और ये सूरज चांद बेहुस्बान एक हिसाब से चल रहे हैं। हिस्बान में अल्लाह ने बताया ये हिसाब है, ये हिसाब एक परफेक्ट बैलेंस है। ये इकोसिस्टम या क्लाइमेट सिस्टम के अंदर ये 5 जो चीज़ें हैं, ये बहुत हिसाब से चल रही हैं, बेहुस्बान है, प्रिसीजन के साथ है। और अगर ये ना प्रिसीजन हो तो दुनिया में कुछ रिपल इफेक्ट आएगा, कुछ कैस्केडेड इफेक्ट आएगा, कुछ चेंज आएगा, कुछ क्लाइमेट चेंज होगा। और वो क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ फनी थिंग। क्लाइमेट चेंज विल चेंज एवरीथिंग। This climate change will change the entire fabrics of the entire ecosystem. हम अगर अपनी climate change को climate change को reality अगर बनाएंगे, तो रिमेंबर हमारी आने वाली नस्लों की हर चीज पे एक बहुत बड़ा असर होगा। ओके डॉक्टर तैयब, क्लाइमेट चेंज की सबसे पहली चीज जो हम सबको इम्पैक्ट करेगी, वो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, इकोसिस्टम, और इज दैट हम अगर इसी फिलॉसफी को रिवर्स गियर पे चलना शुरू करें तो पहली चीज क्लाइमेट चेंज क्या थी? पहली बात यह है, जैसे कि मैंने बताया, कि हमने जिस तरह से इस दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को डाल दिया है, वो हमारी दुनिया को अनसस्टेनेबल बना चुकी है। इकोसिस्टम, प्लैनेटरी डायनामिक्स को तबाह कर चुकी है। इकोसिस्टम तो तबाह हो गया ना। इकोसिस्टम तो ये 5 सिस्टम को टुगेदर कहते हैं इकोसिस्टम। क्लाइमेट सिस्टम इज एक्चुअली अदर वर्ड ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज खराब करेगा मैडम, या कर चुका है? मैडम, क्लाइमेट चेंज विल चेंज everything. It is a chaos. Okay. It is something that would change the entire historical रिकॉर्ड। मैं कहता हूँ ना, आपने एक दफ़ा मुझसे पूछा था कि आप क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी लैंड यूज़ प्लानिंग पे क्या होगा। मैंने कहा मैडम, लैंड यूज़ प्लानिंग जो हमने बनाई थी पिछले, क्योंकि हम इस दुनिया में फॉर इंस्टेंस कुछ सालों से आए हैं, हम इस दुनिया में तो हैं वैसे कुछ सालों से, अगर देखा जाए तो कुछ ही साल है, कुछ मैटर ऑफ ईयर्स हैं, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जिससे हम इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो घर सिटीज़ बने हुए हैं, जो एक अर्बन इन्वायरमेंट है या बिल्ट इन्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस नए क्लाइमेट, जिसको हम क्लाइमेट चेंज को, आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके साथ एडजस्टिंग ट्यून्ड ही नहीं है। तो आपकी कंप्लीट इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो बिल्ट इन्वायरमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बन प्लानिंग हो, लैंड यूज प्लानिंग हो, आपके वाटर मैनेजमेंट हो, जस्ट नेम इट, कितने साल लगेंगे एक्सेप्शनली, मतलब कितना साल लगेगा सब कुछ खत्म हो जाने में? हम के भी नॉर्मली आपको न्यूटन की एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। न्यूटन इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। न्यूटन की देयर इज अ बुक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट साइंटिस्ट and I respect him, and मैं तो उसको admire करता हूँ because but he was a great philosopher, or he was a great Catholic Christian as well. So he was sometime used to say कि मैं साइंस के अंदर खुदा को पाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको मतलब हकीकत ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, और वो बड़ा प्योर एक क्रिश्चियन मतलब एक फैमिली से बिलोंग करता था। And he said once
उसने एक पूरी कैलकुलेशंस करके कहा हुआ है कि 2060 इज समथिंग, 2060 इज समथिंग दैट इज बेसिकली a time when we won't be able to survive in this world. It is not my words, 2060, but साइंटिस्ट जो कहते हैं 2080 is something जहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर कुछ होगा. हाँ, चाइना की पॉपुलेशन चाइना की जो 1.2-1.5 बिलियन से रिड्यूस होके समथिंग अराउंड 60 मिलियन रह जाएगी. It is not required now. अब just imagine. नहीं, मैडम, there is something would happen. Yeah. इतनी एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी होने वाली है आने वाले 40 से 50 साल के बाद, कि जब शायद हमारी सेकेंड और थर्ड जनरेशन खुदा ना खास्ता भूखे और ना उनके पास पानी होगा, ना उनके पास पानी होगा, ना उनके पास खुराक होगी. The reason is that the way we are increasing the temperature of the world, आने वाले 2080 में हमारे 80% तकरीबन ग्लेशियर्स पिघल चुके होंगे. तो कहीं पे बनेंगे भी तो कहाँ बनेंगे? जब इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही होगी तो ग्लेशियर्स को तो ठंड चाहिए, कहीं ठंडे इन्वायरमेंट में बनेगी. जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ अगर, लेकिन ये बिजनेस एज यूजुअल है, यानी जिस अंदाज में ये मैं आपको अलार्म बता रहा हूँ, प्रोजेक्शंस ऑन द बेसिक ग्लोबल क्लाइमेटिक प्रोजेक्शंस, जैसे पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्शन है, हमारे जो मैडम जो HKH रीजन है उसके लिए ये 80 में 85 में हमारे पाकिस्तान के अंदर 70 से 80% ग्लेशियर्स पिघल चुके. तो हम तो दरिया बन गए होंगे ना. आपको ये भी पता है कि जो दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है वो इसी रीजन में रहती है जिसको एशिया माउंटेन कहते हैं. तो हम दरिया बन जाएंगे? हम दरिया नहीं बनेंगे. हमारे दरिया बनने के लिए पानी नहीं होगा, ग्लेशियर्स ही पिघलते हैं, जो कि देखिए इकोसिस्टम है ना. समंदर वुड ऑक्युपाई द होल लैंड ऑफ पाकिस्तान. आप देखें दरिया बनते कैसे हैं. दरिया ऐसे बनते हैं कि सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है जी, बर्फ सर्दी बनने की वजह से बर्फ ज्यादा होती है. वो बर्फ जो है वो स्नो से आइस में कन्वर्ट होती है और उस आइस का टावर बन के कुछ ग्लेशियर्स बनते हैं. देन गर्मी होती है, उससे ग्लेशियर्स पिघलते हैं. उन पिघलने की वजह से रन ऑफ द रिवर बनता है. रिवर ओरिजिन होता है किसी ग्लेशियर से, आगे वो ग्लेशियर में पानी फीड होता है और डिफरेंट रिवर सिस्टम्स बनते हैं. पाकिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम बनता है, तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र बनता है, यमुना बनता है, जमुना बनता है. मेरा क्वेश्चन ये है, एंड देन चाइना में यांगसी रिवर सिस्टम बनता है, येलो रिवर सिस्टम बनता है, रेड रिवर सिस्टम बनता है. सेंट्रल एशिया में मैं खाली हिंदू कुश हिमालय क्रम की बात कर रहा हूँ. सेंट्रल एशिया में आपके पास साइड दरिया बनता है, अमू दरिया बनता है. अफगानिस्तान में आपका हेलमंड बेसिन बनता है, कुनार रिवर बनता है, नंबर ऑफ अदर पंशेर रिवर बनता है. आपके पास बांग्लादेश के अंदर यू हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, आपके पास जमुना रिवर है, यू हैव द पद्मा रिवर एंड गंगा रिवर एंड अ नंबर ऑफ अदर रिवर्स. आपकी इट्स नॉट ओनली वियतनाम के अंदर जो रिवर सिस्टम्स बन रहे हैं, इनका लिंक है ग्लेशियर्स के साथ, जिसको आप कहते हैं हाई एशिया माउंटेन. तो ये सारी लैंड समंदर बन जाएगी नहीं ना? ये अभी तो पानी इससे निकल रहा है. शुरू में ऐसा होगा, तो वो पानी कहाँ जाएगा? बुखारात नहीं बनेंगे आगे से. शुरू में ऐसा होगा, शुरू में हम वाटर एबंडेंट कंट्रीज बनेंगे. ठीक है. जैसा कि 2025 का सैलाब आया, हिमाचल प्रदेश की बर्फों ने पिघलना शुरू किया, हिमालय की बर्फों ने पिघलना शुरू किया, कराकोरम की बर्फों ने पिघलना शुरू किया, हिंदू कुश की, और फ्लैश फ्लड्स गिलगित में आना शुरू हो गए. डेब्रिस फ्लो, बड़े बड़े बोल्डर्स, इतने बड़े ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लडिंग होना शुरू हो गई, लैंडस्लाइड होना शुरू हो गई. हमारे लोग बेचारे स्वात के अंदर कहीं पे फिजा गट में फंसना शुरू हो गए, कहीं हमारे रेशन ग्लेशियर्स के फटने की वजह से लोग स्ट्रेंडेड हो गए, कहीं हमारे लोग गिजर के अंदर स्ट्रेंडेड हो गए, जो कि आपने सुना होगा कि तलीदास बुनेर में क्या हुआ. कहीं बुनेर में तो खैर ग्लेशियर तो नहीं फटा, फिर इसके साथ और भी एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे जब क्लाइमेट चेंज होगा, जो कि टोरेंशियल रेन और क्लाउड बर्स्ट होता है. लेकिन मैं आपको स्टोरी एस्टैब्लिश करने में ये बताना चाह रहा हूँ, कहीं पे आपके दरिया बिफर जाएंगे इतनी तेज़ ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से. जो चीज़
आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या हमारे पड़ोसी कंट्री में जो हो रही है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जिस तरीके से पूरी उत्तराकाशी का विलेज तबाह हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे। तो पहले पानी बहुत आएगा, रावी में पानी ज़्यादा आएगा, रावी में पानी आएगा, चिनाब में आएगा, सतलज में आएगा, ब्यास में आएगा, रावी अपनी जगह पे वापस नहीं आ रहा। मैडम आपके पास होगा क्या? अभी तो हम खुश हो रहे हैं पानी आ रहा है, हाँ। अगले साल इससे भी ज्यादा आएगा, उससे अगले साल इससे भी ज्यादा आएगा, हत्ता कि इतना पानी आता रहेगा कि आपके ग्लेशियर्स के अंदर और सकत नहीं रहेगी, जिसको बफर इफेक्ट कहते हैं। और एक वक्त आएगा कि ग्लेशियर मुरझा जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ग्लोबल क्लाइमेट जो आपने चेंज किया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि एक वक्त आएगा कि ग्लेशियर्स के पास पिघलने के लिए पानी नहीं होगा। और वो वक्त होगा कि पानी किधर गया। पानी इसलिए गया कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इसमें ज़्यादा जो पानी है ये ग्लेशियर पिघलने की वजह से आता है, ना कि बारिशों की वजह से आता है। पानी तो बारिशों की वजह से सिर्फ 2.5 महीने आता है, हमारे पास तो सिर्फ 2.5 महीने पूरे मानसून का सीज़न है जिसमें 80 से ज़्यादा फीसद पानी आता है, और वो पानी फिर बह के चला जाता है। बाकी सीज़न हम सिर्फ ग्लेशियर की मेल्टिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यही वजह है कि दरियाओं की वजह से एग्रीकल्चर, ज़मीन कहा जाता है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हमारा पंजाब है। ये यमुना रिवर हो, गंगा रिवर हो, ये तो हमारा मज़हब का भी एक शाहकार है। जिस तरीके से आपको पता है कि गंगा रिवर कितना ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, हाँ। ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्राह्मण का पुत्र, ये यानी जमुना रिवर सिस्टम, यानी इन रिवर को तो या पानी को तो हम अपनी इबादत समझते हैं। इंसान तो हमने पानी से बनाया है। रब ताला भी कहते हैं कि इंसान तो बहस पानी से बना हुआ है, ज़मीन बनी तो सबसे पहले पानी था। ये मतलब ये तो इस्लामिक फिलॉसफी है। हिंदुइज्म में पानी के साथ बड़ी रिस्पेक्ट है, और इस पानी को जब हम ग्लोबल वार्मिंग से इसकी फैब्रिक्स को चेंज करेंगे, इस साइकिल के अंदर साइकिल को हम चेंज करेंगे। और याद रखें, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो बारिश ज़्यादा होगी। हमने हॉरिजेंटल फ्लो को वर्टिकल फ्लो में ज़्यादा कन्वर्ट कर देंगे। यानी आपने देखा हो कि ग्लेशियर्स जब भी पिघलते हैं वो जाके कहाँ जाते हैं? दरियाओं से गुजरते हुए समुद्र में, दरियाओं से गुजरते हुए समुद्र में जाते हैं। समुद्र जब बुर्द होते हैं तो समुद्र तो वैसे ही गर्म होगा। समुद्र जो ग्लेशियर, आप मैं ये बताऊं, टेम्परेचर राइजिंग, जब टेम्परेचर राइज होगा तो बुखारात ज़्यादा बनेंगे, बुखारात ज़्यादा होंगे तो गर्मियों में ज़्यादा ज़मीन और समुद्र के दरमियान में एक टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से बादल हवाओं की रुख की तरफ भागेंगे, और जिस तरह जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन होगी, बादल घने बनेंगे, घने बादल बनेंगे तो गर्मी की तपश उनको लो प्रेशर सिस्टम की तरफ ले जाएगी। और जब जहाँ पे वो बरसेंगे तो बादलों में पानी ज़्यादा होगा, जब वो बरसेंगे तो क्लाउड बर्स्ट की फॉर्म में बरसेंगे। यानी एक तरफ से सर्दियों में आपके बर्फ नहीं होगी, दूसरी तरफ गर्मी में यकदम ऐसा पानी आएगा जो कि सेकंड्स के अंदर फ्लैश फ्लड की शक्ल में, जो कि सेकंड के अंदर क्लाउड बर्स्ट की शक्ल में, जो कि सेकंड्स के अंदर आपकी पूरी सोसाइटीज़ को ज़ेरे आब कर देगा। और यही क्लाइमेट चेंज होगा, और यही क्लाइमेट चेंज है। इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने समझना है क्लाइमेट चेंज के उन तमाम फिनोमेनास को जिसके ज़रिए से हम बुनियादी तौर पर अपनी ज़मीन को बचा सके, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बचा सके, और अपनी ज़मीन को आने वाले लोगों के लिए एक बेहतर लैंड बनाकर जाएं, जिससे हम ये समझ सकें, हम अपनी ये कंट्रीब्यूशन अदा कर सकें कि हम भी कहें कि भाई हम ज़मीन पे गए थे, कुछ किए बग़ैर नहीं आए हैं। अल्लाह ताला को इतना सा जवाब तो हम सब ने देना है। जिस भी खुदा के पास हम लौट के जाएं, याद रखिएगा जवाब दे आप ज़रूर होंगे जो कुछ आप यहाँ पे करके जा रहे हैं। पानी ना ज़ाया करें, बचपन से बताया जाता है बिजली ना ज़ाया करें, गैस ना ज़ाया करें, ये सब कुछ हम रूटीन में कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को मिलाएं ताकि हमारी ज़मीन सस्टेन करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्लाइमेट वाइज में हम बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन इन तमाम बातों के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप बचाना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के उन इम्पैक्ट से जो हमें ऑलरेडी इम्पैक्ट करना शुरू हो चुके हैं।